तो भारत अब अपनी फोर्सेस को इंटीग्रेट करना चाहता है। मॉडर्न वारफेयर में अब इंटीग्रेशन बहुत आवश्यक हो चुकी है। भारत चाइना से भी पीछे हो गया है। चाइना ने 2016 में जो उसकी 2 मिलियन की जो आर्मी है उसको उसने 5 थिएटर कमांड में डिवाइड कर लिया है। 1999 के समय क्या हुआ, जब कारगिल का युद्ध होता है तो भारत को पता नहीं लगा। एक तो पहली बात, इंटेलिजेंस थोड़ा सा फेलियर रह गया। 2001 के आसपास रिपोर्ट आई थी और 2019 में जाके पहला CDS बिपिन रावत को बनाया गया। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे भारत की रक्षा संबंधी एक नोटिफिकेशन पे जो अभी जारी की गई है 10 मई को। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कमांड एंड डिसिप्लिन 2023 का जो एक्ट है उसे नोटिफाई कर दिया गया है। पिछले साल 15 अगस्त को ये पास कर लिया गया था पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया था, लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया था। ये एक्ट क्या चाहता है? ये एक्ट चाहता है कि जो 3 सर्विसेज के लोग हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, जब वो एक जगह पर काम करें तो उनको डिसिप्लिन और कंट्रोल कैसे किया जाए, उनको कमांड कौन करेगा, उस चीज़ के लिए एक्ट बनाया गया है। और जब भी तीनों सर्विसेज को जहाँ भी इकट्ठा किया जाएगा वहाँ पर ये वाला एक्ट उनको डिसिप्लिन और कंट्रोल करने के लिए काम आएगा। और ये सुपरसीड करेगा जो इंडियन आर्मी का 1950 का एक्ट है, इंडियन एयरफोर्स का 1950 का एक्ट है और इंडियन नेवी का 1957 का एक्ट है। तो भारत अब अपनी फोर्सेस को इंटीग्रेट करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड फोर्स नहीं है, उनको हम देखेंगे कौन सी अभी भी इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज फोर्सेस हमारे पास है, लेकिन जिस लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं उस लेवल की नहीं है। मॉडर्न वारफेयर में अब इंटीग्रेशन बहुत आवश्यक हो चुकी है। तो इस एक्ट के ज़रिए ये हासिल किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर इसमें बना दिया गया है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी किसी भी सर्विस वाले मैन को कह देगी तुम तीनों आकर यहाँ पर काम करो, और उसके ऊपर तुरंत ये एक्ट लागू हो जाएगा और डिसिप्लिन कमांड और इस तरीके से चलेगी। इंटीग्रेशन से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, नहीं तो अलग अलग एयरफोर्स वाला कहेगा कि मैं आर्मी के नीचे क्यों काम करूँ, उनके रूल मुझ पर क्यों लागू होंगे, मेरे डिसिप्लिनरी जो एक्शन लेना है वो तो एयरफोर्स के चीफ लेंगे। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये स्टेप किया गया है। तो और किन देशों में है? एक्चुअली सभी मॉडर्न देश जो डेवलप्ड देश हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, जैसे कि US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब देशों ने एक तरीके से अपनी जो कमांड है उसको यूनिफाइड कर रखा है। US में उसे यूनिफाइड कमांड कहा जाता है, कई जगह पर उसे थिएटर कमांड कहा जाता है। तो US के पास 11 यूनिफाइड कमांड है। अब सोचिए 11, वो पूरे विश्व को रक्षा देना चाहता है, अपने आप को सबसे सुपर पावर समझता है, उसने पूरे विश्व में अपने कमांड्स फैला रखी हैं। जैसे US नॉर्दर्न कमांड नॉर्थ अमेरिका के लिए, US सदर्न कमांड साउथ अमेरिका के लिए, US सेंट्रल कमांड मिडल ईस्ट, यूरोपियन कमांड, अफ्रीका कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड। ये तो 6 जियोग्राफिकल कमांड हो गई। एक उसकी स्पेस के लिए कमांड है, US स्पेस कमांड, और उसके अलावा ये ऑपरेशनल कमांड है। ऑपरेशनल कमांड का मतलब होता है कि ये कमांड डायरेक्टली पूरी की पूरी कहीं भी कॉम्बैट ऑपरेशन होगा तो उसमें चली जाएंगी। वहीं पर कुछ फंक्शनल भी होते हैं जो पूरे के पूरे नहीं जाते, बैक लिंकेज देते हैं और आगे स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे करना है। तो ऑपरेशनल और फंक्शनल 2 तरीके की डिवीज़न होती है। तो फंक्शनल भी कमांड है US के पास, वो 4 हैं, जैसे स्पेशल ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रेटजिक, साइबर। तो इस तरीके की कमांड भी हैं। ये 1986 में US ने कर लिया था। भारत बहुत पीछे है, भारत चाइना से भी पीछे हो गया है। चाइना ने 2016 में जो उसकी 2 मिलियन की जो आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसको उसने 5 थिएटर कमांड में डिवाइड कर लिया है। तो थिएटर कमांड में मतलब क्या है? जो हमने देखा यूनिफाइड कमांड, थिएटर कमांड, यहाँ पर जो तीनों सर्विसेज होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के रिसोर्सिस को कंबाइन कर लिया जाता है और जियोग्राफिकल एरिया असाइन कर दिया जाता है। उस जियोग्राफिकल एरिया में अब वो तीनों कोऑर्डिनेट करेंगे और अपने आप ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्शन करेंगे। जैसे भारत के लिए चाइना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड को अपॉइंट कर रखा है। भारत के साथ जितनी भी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ पर केवल वेस्टर्न कमांड ही काम करेगी। वो प्रेपरेशन उसी अकॉर्डिंग करती है कि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर तो वेस्टर्न कमांड उस तरीके से वहाँ पर प्लानिंग कर रही है, जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर उस तरीके से कर रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, फाइनल अथॉरिटी हो जाएगी वेस्टर्न कमांड। तो इसी तरीके से 5 है वहाँ पर, सेंट्रल कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न थिएटर कमांड। तो सभी मॉडर्न देश इस तरीके से करते हैं। भारत में भी इसकी शुरुआत करने की जो सोची गई वो 1999 के बाद सोची गई। 1999 के समय क्या हुआ, जब कारगिल का युद्ध होता है
तो भारत को पता नहीं लगा। एक तो पहली बात इंटेलिजेंस थोड़ा सा फेलियर रह गया कि वहाँ पर वो घुस आए हैं, ये बहुत बाद में पता लगा। चरवाहों ने बताया कि वहाँ पर लग रहा है कि पाकिस्तानी आ गए हैं। तो कंप्लीट एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा था। और जब युद्ध उनसे लड़ने की बात आई तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन के बाद 10 मई को तत्कालीन जो आर्मी चीफ थे वो विदेश यात्रा पे चले गए 10 दिन के लिए। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए कोई नहीं बचा। एयरफोर्स के जो चीफ थे वो कह रहे थे कि हम एयरफोर्स को वहाँ लेकर जाएं कि ना जाएं, क्योंकि हमारे जो जेट हैं उन्हें आदत नहीं है इतनी ऊंचाई पर उड़ाने की। सेना को भी इतने हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने की आदत नहीं थी। ट्रूप्स अपने आप को उस मौसम के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे ऐसे लॉजिस्टिक इशू आ रहे थे जिसकी वजह से वो लड़ाई में थोड़ा सा हमें नुकसान ज़्यादा हुआ, हमारे जवान शहीद हुए। हमने सब रिकवर कर लिया, लेकिन उतने डैमेज की भी ज़रूरत नहीं थी, उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। इसी को समझते हुए तब की तत्कालीन वाजपेयी गवर्नमेंट ने डॉक्टर के सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने सबसे पहले कहा कि आप पहले तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करें। कम से कम एक व्यक्ति तो हो जिसको तीनों सेना के लोग आके कहें कि ये करना, और वो सरकार को एक सलाह दे सके। ऐसा ना हो कि तीनों चीफ अलग अलग सलाह दे रहे हैं और गवर्नमेंट को पता ही नहीं लग रहा मानना क्या है। तो उस चीज़ को उन्होंने रिकमेंड किया और ये भी कहा किसी तरीके से ऐसा किया जाए कि तीनों सेना इंटीग्रेट हों। थिएटर कमांड की बात उस कमेटी ने नहीं कही, लेकिन इंटीग्रेट करने की बात कही। फिर धीरे धीरे तीनों सेना के जो चीफ बैठे उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। 20 साल 2001 के आसपास रिपोर्ट आई थी और 2019 में जाके पहला सीडीएस बिपिन रावत को बनाया गया। उसके बाद उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब के जो सीडीएस है वो अनिल चौहान है। अब धीरे धीरे एक्चुअली बिपिन रावत चाह रहे थे जल्दी से इस थिएटर कमांड को अप्लाई कर दिया जाए, इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये थोड़ा सा पीछे चला गया। एक्ट भी पास हो गया है। अब भारत सरकार चाह रही है कि इसको थिएटर कमांड को जल्दी से जो असली तरीके से जामा पहनाना है वो पहना दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि भारत की जो अभी स्थिति है वो क्या है। भारत अभी बहुत कमांड्स में बटा हुआ है जो उसकी आर्मी है। आर्मी की अगर देखें तो 7 कमांड है। कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। उसी तरीके से एयरफोर्स की भी 7 कमांड है। नेवी के पास 3 कमांड है। कमांडर इन चीफ इनका चीफ होता है। कमांडर इन चीफ जो होता है वो 3 स्टार ऑफिसर होता है। वो उसको आदेश दे सकता है किस तरीके से आपको इसको चलाना है। जो हर एक कमांड है उसका जो कमांडर इन चीफ होगा वो 3 स्टार ऑफिसर होता है। जो चीफ होते हैं वो 4 स्टार होते हैं और सीडीएस 4 स्टार भी हो सकता है और 5 स्टार भी हो सकता है। तो 3 स्टार ऑफिसर चलाते हैं। तो इशू जो मर्जर है यहाँ पर भी दिक्कत आती है कि उतने उनके पास स्टार ऑफिसर नहीं है कि जो चला सकें, एक दूसरे की बात मान सकें। तो ये तो 3 अलग अलग सिस्टम हो गए। लेकिन भारत बहुत समय से इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी कर रहा है, ट्राई सर्विसेज भी कर रहा है। 2001 में अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस बनाई गई थी जिसका कि हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है और वो साउथ ईस्ट एशिया और स्टेट ऑफ मलाक्का उसको सारे को देखता है। वहाँ पर तीनों मिलकर काम करते हैं और जो उनका कमांडर इन चीफ होता है वो 3 स्टार ऑफिसर होता है। रोटेशनल वाइज बनता रहता है, कभी एयरफोर्स से बन जाएगा, कभी नेवी से बन जाएगा, कभी आर्मी से बन जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है हमारे पास, वो भी ट्राई सर्विस एक साथ देखते हैं। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है वो न्यूक्लियर वेपन्स की रखवाली करती है और जब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहेगी कि न्यूक्लियर हमला करना है तो उसकी जिम्मेवारी होगी कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको मैनेज किया जाए, कहाँ कहाँ हमला करना है, ये सब कुछ डिसाइड करेगी स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड। उसी तरीके से भारत के पास इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी है। यहाँ पर तीनों सर्विसेज के लोग मिलकर काम करते हैं। ये अभी तत्कालीन सब कुछ किया गया है, 2018 में किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन एक फोर्स बनाई गई है। स्पेशल ऑपरेशन में जो पैरा एसएफ, मार्कोस और जो गरुड़ है उनके स्पेशल कमांडर लिए जाते हैं। उनके साथ वो भारत में ऑपरेशन करें या बाहर करें उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। उसी तरीके से डिफेंस साइबर एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी से साइबर वारफेयर में भारत की जो होने वाली दिक्कतें हैं, जो मॉडर्न वारफेयर है उसमें मदद कर रही है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। और साइबर स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। तो भारत में ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड सर्विस की कोई गुंजाइश नहीं है, पहले से ही ये सारा हिस्सा जो है ये इंटीग्रेटेड चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इन 3 मेन जो ब्रांच है इनके अंदर है, ये इंटीग्रेटेड नहीं है। तो जैसे देखें कि जो आर्मी की 7 कमांड है वो पूरे देश में फैली हुई हैं।
वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, उसी तरीके से सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। तो भारत की आर्मी की जो 6 ऑपरेशनल है और एक फंक्शनल है, जो एक फंक्शनल है वो ट्रेनिंग कमांड है जो कि शिमला में है। तो एक वेस्टर्न का एग्जांपल लेकर चलेंगे, आगे समझेंगे। तो वेस्टर्न कमांड जो है वो चंडी मंदिर में है आर्मी की। उसी तरीके से जो एयरफोर्स है उसकी 5 ऑपरेशनल है, 2 उसकी फंक्शनल है। जो फंक्शनल है वो मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में, और एक ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलोर में। और जो इसकी वेस्टर्न कमांड है वो देखो दिल्ली में है। तो दिल्ली में है एयरफोर्स की, चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास है, वो आर्मी की है। वहीं पर जो 3 जो नेवी की कमांड है वो ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है। तो वेस्टर्न कमांड आर्मी की चंडी मंदिर में है, एयरफोर्स की दिल्ली में है और नेवी की मुंबई में। अब देखिए, अगर वेस्टर्न कमांड को एक साथ कर दिया जाए, पूरा वेस्ट एरिया एक साथ कर दिया जाए, तो तीनों में जो कोऑर्डिनेशन होगी उसमें बहुत मदद मिलेगी। यही वो भारत करना चाहता है। और जो अंडमान निकोबार है वो इस जगह पर है, स्टेट ऑफ मलक्का और साउथ ईस्ट एशिया को देखने के लिए पहले से ही 2001 में बना दिया गया था। तो जो भारत अब चाह रहा है वो क्या है? देखिए, अभी कितनी थिएटर कमांड बनेंगी ये नहीं पता है। ये गवर्नमेंट जब बनाएगी तो अभी तक आकलन है। कोई कह रहा है कि 5 बनाई जाएंगी, कोई कह रहा है 4 बनाई जाएंगी, कोई कह रहा है 3 बनाई जाएंगी। तो अभी जो सहमति बनती नज़र आ रही है वो 3 के ऊपर बनती नज़र आ रही है। उसका कारण है कि तीनों जो चीफ हैं वो उन 3 कमांड्स के कमांडर इन चीफ हो जाएंगे जब वो कमांड बनेगी। अभी तो हम जो कमांड की बात कर रहे थे वहाँ पर 3 स्टार होता है, लेकिन जब थिएटर कमांड बनेगी तो उसके लिए 4 स्टार ऑफिसर चाहिए होगा। तो हमारे पास अभी 3 ही रहते हैं 4 स्टार ऑफिसर। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 कमांड बनाई जाएंगी, तीनों जो चीफ हैं उनको एक एक कमांड दे दी जाएगी, रोटेशनल वाइज वो करते रहेंगे। तो जो वेस्टर्न कमांड की बात हो रही है वो हो रही है जयपुर में, कि जयपुर में वेस्टर्न कमांड बनाई जाएगी और वो सारा जो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा नेवल वाला एरिया नीचे तक है, गुजरात के पास तक का, वो सारा वो देखेगी। वहाँ पर तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और कोई भी प्लानिंग होगी उसके हिसाब से वो करते रहेंगे। और जो ईस्टर्न सेक्टर है उसके लिए कोई कह रहा है कि ईस्टर्न कमांड बनाई जाएगी, कोई कह रहा है नॉर्दर्न कमांड बनाई जाएगी, लेकिन जो भी बनाई जाएगी उसको कहा जा रहा है लखनऊ में बेस रखा जाएगा और वो चाइना की तरफ फोकस रहेगा और बे ऑफ बंगाल की तरफ फोकस रहेगा। वहीं पर एक बनाई जाएगी मरी टाइम कमांड जो कि समुद्री रक्षा के लिए रहेगी। कभी आ रहा है कि कर्नाटका के करवार में बनाया जाएगा, कभी आ रहा है कि कोयम्बटूर में बनाया जा सकता है। तो आइडली हो सकता है कोयम्बटूर में बनाया जाए, क्योंकि जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन इन दोनों को जहाँ पर मेल होता है वो ईस्ट वाला हिस्सा, और वहाँ पर ज़्यादा रक्षा की आवश्यकता है, उस तरफ वेस्टर्न कमांड कर सकती है, तो इस जगह पर बनाया जा सकता है। तो 3 थिएटर कमांड की बात चल रही है भारत की तरफ से बनाने की, ताकि भारत को और मजबूत बनाया जा सके। अब थिएटर कमांड बनने से होगा क्या, क्या मजबूती आएगी? हमने कई सारी बातें कर ली कि देखिए वो इनमें जॉइंटनेस आ जाएगा, एक साइनर्जी हो जाएगी। जिस ट्रूप को हाई एल्टीट्यूड पर लड़ना है उसकी ट्रेनिंग ही वहीं पर चल रही है, उसकी ट्रेनिंग ही सियाचिन कारगिल में चल रही है। ये नहीं कि उसको एक दिन सियाचिन कारगिल भेज दिया, फिर उसको उठाकर बाहर एक दिन तमिलनाडु में भेज दिया, फिर तमिलनाडु से उठा के उसको शिलोंग में भेज दिया, शिलोंग से उसको जयपुर भेज दिया। ऐसे क्या हो रहा है? उसको एक्सपोजर तो जगह जगह के मिल रहा है, लेकिन वो कहीं के लिए भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। उसी तरीके से नेवी है, उसको भी अलग अलग जगह पर भेजा जा रहा है, वो नहीं कर पा रही। तो जब एक कमांड बन जाएगी तो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो पूल हो जाएंगे, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी, उनकी जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर, जितनी भी इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो सब उन तीनों को पता होंगे, तीनों के कमांड में होगा। तो अगर कोई युद्ध छिड़ेगा वेस्टर्न सेक्टर में मान लें, तो ये आर्मी चीफ को फिर एयरफोर्स के चीफ से और नेवी के चीफ से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वहाँ का 4 स्टार ऑफिसर होगा वो अपना ऑर्डर देगा किस तरीके से ये सारा काम करना है। उसी तरीके से अगर देखें कि नुकसान क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म प्लान है, बहुत स्लो चल रहा है, पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, और कभी कभी ये भी शंका व्यक्त की जा रही है कि एकदम से थिएटर कमांड बनाने में कहीं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो जाए और कोई और दूसरा देश हमला ना कर दे। तो बहुत बैलेंस तरीके से चलने वाला प्रोसेस है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि 20 साल लग जाते हैं इसको करने में, तो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन डायरेक्शन सही है। आज के ज़माने में बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए थिएटर कमांड आवश्यक है। वहीं पर अगर देखें, जो डिफेंस साइबर एजेंसी की बात की थी हमने, डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात की थी, धीरे धीरे हो सकता है कि उनको भी फंक्शनल कमांड की तरफ ले जाना पड़े, क्योंकि वो एक फ्यूचर का वारफेयर की एक जगह बनने वाली है।
तो दोस्तों हमने ये थिएटर कमांड के बारे में समझा, लेकिन एक शुरुआत में हमने बात की थी कि ये 10 मई को क्यों नोटिफाई किया गया। अभी तक हमने जो बात की वो नॉन पॉलिटिकल थी, कोई भी सरकार आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो प्रोसेस है ये ऐसा ही चलता रहेगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो 10 मई को क्यों की गई, इसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपकी जो समझ बनती है आप ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।